गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन कक्षा में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक सुधार का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर जो प्रभाव है वो हमें चौथा यूनिट में पढ़ना है, जिसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा आर्थिक सुधार से हमारा अभिप्राय क्या है। सबसे पहले आर्थिक सुधार से हमारा अभिप्राय क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर चर्चा करूंगा। उसके बाद फिर मैं अपने अगले टॉपिक पर आऊंगा। तो आर्थिक वृद्धि से अभिप्राय संसाधनों की उपलब्धता एवं कुशलता में वृद्धि के द्वारा बढ़ता हुआ उत्पादन। आर्थिक वृद्धि से हमारा क्या अभिप्राय है? संसाधनों की उपलब्धता एवं कुशलता में वृद्धि के द्वारा प्राप्त बढ़ता हुआ उत्पादन। अर्थात कहने का तात्पर्य होगा कि आर्थिक वृद्धि से हमारा तात्पर्य होगा कि हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध है वो उसमें कुशलता आए और हमारे पास जो संसाधन है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सके और उस जो संसाधन है उसको हम अधिक से अधिक अच्छे तरह से यूज कर सके, उसका अच्छे से यूज करें ताकि उसमें कुशल ढंग से उसका हम यूज करें ताकि उसमें क्या हो, कुशलता में वृद्धि आए और उत्पादन को हम बढ़ा सके। यह प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक संबंध, शिक्षा, उत्पादन, सहयोग एवं बेहतर जीवन की अभिवृद्धि को सूचित करती है। क्या करती है? आर्थिक वृद्धि जो है यह प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक संबंध, शिक्षा, उत्पादन, सहयोग एवं बेहतर जीवन की अभिवृद्धि को सूचित करती है। आर्थिक विकास के संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने अपनी पुस्तक में विकास की प्रक्रिया को निर्धनता के विगलित स्वरूप में आक्रमण की भांति लिया है। उनके अनुसार क्या है आर्थिक वृद्धि, क्या हो सकता है? उनके अनुसार विकास के उद्देश्य कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी एवं असमानता को दूर करने से संबंधित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने अपनी पुस्तक में आर्थिक सुधारों के बारे में जो लिखा है उसके अनुसार विकास के उद्देश्य कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी एवं असमानता को दूर करने से संबंधित होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार मेयर बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय दीर्घ काल में बढ़ती है। मेयर बाल्डविन के अनुसार क्या है? आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय दीर्घ काल में बढ़ती है, अर्थात लॉन्ग टर्म में बढ़ती है। प्रोफेसर एम एफ जूसावाला के अनुसार आर्थिक विकास आधारभूत रूप से एक देश की जनसंख्या में आर्थिक कल्याण के न्यूनाधिक रूप से होने वाले उच्च रहन सहन के स्तर से संबंधित है। प्रोफेसर एम एफ जूसावाला के अनुसार आर्थिक विकास आधारभूत रूप से एक देश की जनसंख्या में आर्थिक कल्याण के न्यूनाधिक रूप से
होने वाले उच्च रहन सहन के स्तर से संबंधित है। अर्थात कहने का तात्पर्य होगा कि आर्थिक विकास जो आधारभूत रूप से एक क्या है, देश की जनसंख्या में जो आर्थिक कल्याण के लिए कम से कम जो परिवर्तन होता है, अर्थात न्यूनतम रूप से होने वाले उच्च रहन सहन के स्तर से संबंधित, अर्थात जो हमारा देश जब आर्थिक विकास के दौर से गुजरेगा या हमारा स्वयं का आर्थिक विकास होगा तो स्वाभाविक है हमारा रहन सहन क्या होगा, उच्च स्तर का होगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, हाई होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य होगा कि आर्थिक वृद्धि संसाधनों की उपलब्धता एवं कुशलता में वृद्धि है। क्या है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास संसाधनों की उपलब्धता एवं कुशलता में वृद्धि से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं आज के आधुनिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? आज का जो आधुनिक समय है उसमें प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी प्रत्येक देश विकास के लिए क्या है, अग्रसर है। भारत की ही तरह और दुनिया का अन्य देश भी आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए क्या है, अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं। भारत में 1991 से भारत सरकार ने देश की गति में तेज लाने के लिए अनेक आर्थिक सुधार प्रारंभ किए। क्या किया गया? 1991 में 1991 में भारत सरकार ने देश के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए अनेक आर्थिक सुधार प्रारंभ किए। इन सुधारों को हम लोग 3 रूपों में देखते हैं। क्या देखते हैं? इन सुधारों को हम लोग 3 रूपों में देखते हैं। पहला, उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग के आधार पर उदारीकरण की नीति लागू की गई। पहला क्या किया गया? उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण की नीति लागू की गई। अर्थात पहले क्या होता था, पहले उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंस के लेनी पड़ती थी, उसके लिए बहुत ज्यादा क्या था, नियम कानून बना हुआ था जिससे गुजरना पड़ता था। लेकिन जब आर्थिक विकास की नीति लागू की गई तो लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण की नीति लागू की गई, अर्थात लिबरलाइजेशन की नीति लागू की गई। उदारीकरण का मतलब यह होता है कि नियम कानूनों में कुछ ढिलाई देना। दूसरा है, उद्योगपतियों के लिए कोटा प्रणाली के स्थान पर प्राइवेटेशन की अर्थात निजीकरण की नीति लागू की गई। क्या किया गया? उद्योगपतियों के लिए जो पहले जो कोटा प्रणाली थी, कोटा प्रणाली के तहत उद्योगपतियों को लाइसेंस दिया जाता था, उसके स्थान पर क्या किया गया? निजीकरण की नीति को लागू की गई। तीसरा, आयात निर्यात के लिए परमिट के स्थान पर वैश्वीकरण की नीति लागू की गई। तीसरा क्या था? तीसरा आर्थिक सुधार क्या था? आयात निर्यात के लिए जो परमिट, आप लोग सुने होइएगा, पहले परमिट मिलता था, उसके स्थान पर वैश्वीकरण, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन की नीति को लागू की गई। अर्थात परमिट के स्थान पर उसको क्या किया गया? वैश्वीकरण, अर्थात विश्व स्तर पर आयात निर्यात के नीति को लागू किया गया कि हम अपने सामान को विश्व के किसी भी कोना में क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। वो नीति लागू की गई, परमिट को हटा दिया गया। इन सुधारों को आज के डेट में हम नई आर्थिक सुधार नीति के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? जो 3 तरह के जो सुधार किए गए, पहला, उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण की नीति लागू करना। दूसरा, उद्योगपतियों के लिए कोटा प्रणाली के स्थान पर निजीकरण की नीति लागू करना। तीसरा, आयात निर्यात के लिए परमिट के स्थान पर वैश्वीकरण की नीति लागू करना। ये 3 तरह के जो आर्थिक सुधार लागू किए गए, इसको आज के आधुनिक समय में हम नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। तो नई आर्थिक नीति के मुख्य रूप से 3 तत्व हैं। नई आर्थिक नीति के क्या है? मुख्य रूप से 3 तत्व हैं। नई आर्थिक नीति के मुख्य रूप से 3 तत्व हैं। पहला है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति के मुख्य रूप से
तीन तत्व है। वो तीन तत्व कौन कौन है? पहला है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण। तो मैं तीनों के बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो पहला जो है उदारीकरण, उदारीकरण के महत्व को दुनिया में चारों तरफ समझा जाने लगा है। उदारीकरण ऐसा महसूस किया जाने लगा कि राष्ट्रों को एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। ऐसा महसूस किया जाने लगा कि प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे राष्ट्र के प्रति सहनशील होना चाहिए। इससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को स्वतंत्र, उदारता और सहनशीलता के पथ पर चलने की क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। इससे देशों की अपनी व्यवहार में लचीलापन और परिवर्तन के आधार पर, विभिन्नताओं के आधार पर समन्वय होता है। क्या होता है? जब पूरे देश में उदारीकरण की नीति लागू की गई तो उससे क्या हुआ? सभी देश अपने नियम कानूनों में क्या करेंगे? लचीलापन लाने लगे, ताकि एक दूसरे के साथ हमें व्यापार करने में जो नियम कानून आड़े आ रहे हैं उसको दूर किया जा सके। अर्थात उन नियमों कानूनों में थोड़ा बहुत ढिलाई देकर हम अपने व्यापार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। तो उस नीति को, अर्थात जब देश में उदारीकरण की नीति लागू की गई तो व्यापार की गति को, आर्थिक सुधार की नीति को क्या गया? तेजी प्रदान की गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि उदारीकरण के लागू हो जाने से देश के आर्थिक विकास में क्या हुआ? एक जोरदार क्रांति उत्पन्न हुई और देश क्या हुआ? आर्थिक सुधार के पथ पर आगे निकल चुका। दूसरा है निजीकरण। दूसरा क्या है? निजीकरण। तो निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार से बाहर होकर कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के साधनों पर क्या होता है? किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। तो निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार से अलग होकर, अर्थात सरकार से बाहर होकर कार्य किया जाता है, चाहे वह कार्य व्यक्तिगत स्तर पर हो या समूह संगठन या सामूहिक स्तर पर हो। क्या हो? जो सरकार से बाहर रहकर कार्य किया जाता है, चाहे वह कार्य क्या हो, हम अपने व्यक्तिगत रूप से करें या सामुदायिक संगठन के रूप में करें या बड़े स्तर पर करें, किसी भी स्तर पर कर सकते हैं। परंतु सरकार से बाहर होने पर भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी कार्य किया जाए वो संविधान के नियमों से बाहर न हो। क्या हो? अर्थात कोई भी जब हम कार्य करें, व्यक्तिगत रूप से करें या सामूहिक संगठन के रूप में करें, इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वह संविधान के नियमों से बाहर न हो, अर्थात संविधान के नियमों के दायरे में वह कार्य हो। निजीकरण उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा तथा कंपनियों के क्षेत्र में क्या हो सकता है? निजीकरण हो सकता है। अर्थात निजीकरण जो हो सकता है, निजीकरण उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा तथा कंपनियों के क्षेत्र में भी हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु निजीकरण एक अच्छा विकल्प हमारे सामने उभर कर आया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उच्च शिक्षा हेतु निजीकरण एक अच्छा विकल्प के रूप में हमारे सामने आया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि निजीकरण एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि जब सरकार का पूर्ण रूप से शिक्षा पर नियंत्रण होता है तो कई प्रकार के प्रतिबंध लग जाते हैं। क्या होता है? जब सरकार का पूर्ण रूप से शिक्षा पर नियंत्रण होता है तो कई प्रकार के प्रतिबंध लग जाते हैं और उनके चलते शिक्षा तथा अन्य कार्यों की क्या होती है? प्रगति धीमी पड़ जाती है। इसलिए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी निजीकरण का विकल्प लेकर आया, ताकि शिक्षा के क्षेत्र को भी क्या किया जाए? प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जा सके। तीसरा पॉइंट है
वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का हम लोग तो पिछले कक्षा में भी बहुत बार वैश्वीकरण पढ़ चुके हैं, फिर भी वैश्वीकरण से हमारा अभिप्राय भौगोलिक सीमाओं को पार करके सभी राष्ट्रों का एक दूसरे के निकट जाना। क्या जाना? भौगोलिक सीमाओं को पार करके, अर्थात हम अपने देश की सीमा को पार करके दूसरे देश के सीमा में जाकर हम क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। तो हम कह सकते हैं वैश्वीकरण से हमारा अभिप्राय भौगोलिक सीमाओं को पार करके सभी राष्ट्रों का एक दूसरे के निकट आना। यह वैश्वीकरण आर्थिक क्षेत्र में मानव और समाज और देश की पहचान बनाने का क्या है? एक नवीन ढंग है, नवीन साधन है। क्या है? वैश्वीकरण आर्थिक क्षेत्र में मानव और समाज और देश की पहचान बनाने का एक नवीन नया क्या है? ढंग है। यह राष्ट्रों के बीच प्रतिक्रिया और प्रक्रिया के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण को क्या करता है? सिद्ध करता है। वैश्वीकरण राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए एक दूसरे राष्ट्र के प्रति राष्ट्रों में रुचि का विकास है। क्या है? वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण से हमारा अभिप्राय भौगोलिक सीमाओं को पार करके सभी देश एक दूसरे के निकट आना। यह वैश्वीकरण आर्थिक क्षेत्र में मानव और समाज और देश की पहचान बनाने का एक नया अर्थात नवीन ढंग है। यह राष्ट्रों के बीच प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण को क्या करता है? सिद्ध करता है। अर्थात वैश्वीकरण राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए एक दूसरे राष्ट्र के प्रति क्या है? एक दूसरे राष्ट्र के प्रति राष्ट्रों में रुचि का विकास करना है। अर्थात ग्लोबलाइजेशन के लागू होने से क्या है? एक देश जो है वो दूसरे देश में अपना क्या होता है? व्यापार करने में अपना रुचि दिखाता है, जिससे क्या होता है? स्थानीय स्तर पर जो उत्पादन होती है उसको विश्व स्तर का बाजार मिल जाता है और उसकी गुणवत्ता क्या होती है? बढ़ते जाती है। क्योंकि वैश्वीकरण एक ऐसी नीति है जिसके तहत हम क्या करते हैं? अपने सामानों को एक देश से दूसरे देश में आसानी से बेच देते हैं। अर्थात हमें सामानों पर क्या मिलता है? हमें जो उत्पादित जो सामान है उस पर अधिक से अधिक हमें मुनाफा मिलता है, जिससे क्या होता है? हमारे देश की आर्थिक प्रगति क्या होती है? तेजी से आगे बढ़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नई आर्थिक नीति के जो मुख्य रूप से 3 तत्व हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उसी को आज के समय में अर्थात आज के आधुनिक समय में हम क्या कर जानते हैं? नई आर्थिक नीति के नाम से हम जानते हैं, करते हैं। अब हम आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, वैश्वीकरण तथा उदारीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण तथा उदारीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो जैसा कि हम जानते हैं आज का जो आधुनिक युग है, आज का जो युग है उसमें उच्च शिक्षा प्रदान करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। क्या हो गया है? आज के आधुनिक समय में प्रत्येक बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। उच्च शिक्षा केवल एक क्या है? उच्च शिक्षा केवल एक बड़े वर्गों की पहुंच तक नहीं रहनी चाहिए, अपितु यह एक आवश्यकता बन गई है कि यह समाज के प्रत्येक व्यक्तियों तक पहुंचाई जाए। क्या किया जाए? यह उच्च शिक्षा जो है आज के आधुनिक समय में, आज का अर्थात हम कह सकते हैं आज का आधुनिक समय है, वह इस समय की आवश्यकता बन गई है कि देश के जितने भी नागरिक है उन तक आसानी से पहुंचाई जा सके, अर्थात उच्च शिक्षा उनके पहुंच में हो। उच्च शिक्षा से व्यक्ति के क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि उच्च शिक्षा जब तक ग्रहण नहीं करेगा तब तक क्या होगा? उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, अर्थात
उच्च शिक्षा, जब तक हम उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम क्या हो जाएंगे, ज्ञान से अपने आप को अपरिपूर्ण ही रहेंगे। अर्थात जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को शिक्षित बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हमें उच्च शिक्षा ग्रहण करना ही होगा, क्योंकि उच्च शिक्षा से क्या होता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और उससे राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर जागरूकता उत्पन्न होती है। क्या होती है, जब हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उससे राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर पर क्या होता है, जागरूकता उत्पन्न होती है। इस प्रकार शिक्षा भी क्या करती है, व्यवसायीकरण में अपना योगदान देती है। क्या करती है, जब हम राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर जागरूकता उत्पन्न होती है तो लोग क्या करते हैं, शिक्षा के प्रति अपने आप को जागरूक करते हैं, जिससे क्या होता है, शिक्षा का व्यवसायीकरण होता है। अर्थात शिक्षा भी क्या करती है, व्यवसायीकरण में अपना योगदान देती है। उच्च शिक्षा व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के प्रति क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के प्रति हमें अपने विचार को क्या करती है, सुदृढ़ बनाती है। अर्थात सर्वधर्म समभाव के साथ हम एक दूसरे देश को क्या करते हैं, आदर और सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की प्रवृत्ति को विकसित करती है। विश्व चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, विश्व को भली भांति जानने कि उनमें क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती ही है। दुनिया का कोई भी नागरिक हो, उसे क्या होता है, एक देश से दूसरे देश के बारे में जानने में क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और उच्च शिक्षा से क्या होता है, राष्ट्र का विकास भी होता है, अर्थात राष्ट्र की प्रगति भी होती है, चाहे वह सामाजिक दिशा में हो या आर्थिक दिशा में। अर्थात हर क्षेत्र में उच्च शिक्षा का क्या है, महत्व है। इस प्रकार हम कह सकते हैं उच्च शिक्षा जो देश के विकास में क्या है, प्रगति के लिए आवश्यक है। तो जरूरी इस बात की है कि हमें उच्च शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वह सामाजिक दिशा में हो या आर्थिक दिशा में। विश्व नागरिकता के प्रशिक्षण के लिए भी उच्च शिक्षा क्या है, का होना अत्यंत आवश्यक है। उच्च शिक्षा मानव संसाधनों का क्या करती है, विकास करती है। अर्थात उच्च शिक्षा जो है क्या करती है, हमारे अंदर क्या करती है, तरह तरह के कौशलों का विकास करती है, जिससे कि क्या हो सके, राष्ट्र अपना देश प्रगति कर सके। उच्च शिक्षा के लक्ष्य और वैश्वीकरण, उच्च शिक्षा के लक्ष्य और वैश्वीकरण के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उच्च शिक्षा के लक्ष्य और वैश्वीकरण, तो जैसा कि आज का जो आधुनिक युग है, चाहे आज का आधुनिक समाज है, उनमें कई तरह के आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण से संबंधित उच्च शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है, आज के समय में वैश्वीकरण से संबंधित उच्च शिक्षा के निम्नलिखित लक्ष्य को क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। तो पहला लक्ष्य क्या है, ज्ञान विस्फोट की जानकारी प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज एक्सप्लोजन, अर्थात ज्ञान की विस्फोट की जानकारी प्रदान करना। आज के आधुनिक युग में तकनीकी शिक्षा, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य तथा अंतरिक्ष विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में विशेषीकरण के लिए नए क्षेत्र क्या कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, जो आज का जो आधुनिक समय है उसमें तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, कृषि, वाणिज्य, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में जो विशेषीकरण है वो हमारे लिए क्या है, एक चुनौती दे रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, करने के लिए हमें क्या चाहिए, उच्च शिक्षा प्रदान करना होगा और
हमें क्या करना होगा, वैश्वीकरण, शिक्षा में भी वैश्वीकरण को लागू करना होगा। इसलिए ज्ञान के पूर्ण रूप से नवीन क्षेत्रों में विद्यार्थियों को पूरी तरह से परिचित कराना होगा, तभी हम इन चुनौतियों से निपट सकते हैं। अर्थात जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही है उसे निपटने के लिए बच्चों को क्या करना होगा, ज्ञान के जो पूर्ण रूप है अर्थात नवीन क्षेत्र है उससे विद्यार्थियों को पूरी तरह से परिचित कराना होगा, तभी हम शिक्षा में आने वाली चुनौतियों से हम निपट सकते हैं और उससे निपट कर हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है नई तकनीकों का प्रयोग। क्या है, नई तकनीकों का प्रयोग। उच्च शिक्षा चाहे निम्न स्तर की शिक्षा, उच्च शिक्षा चाहे प्राथमिक स्तर की शिक्षा चाहे निम्न स्तर की शिक्षा में अगर हम गुणात्मक तौर पर अंतर देखें तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा को प्रदान करने के लिए निर्देशन में नई तकनीकों का प्रयोग करना होगा। अर्थात चाहे वह उच्च शिक्षा हो चाहे निम्न स्तर की शिक्षा हो, दोनों में अगर गुणात्मक तौर पर कोई भिन्नता है तो ये है कि दोनों में क्या करना होगा, शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्देशन में नई तकनीकों का प्रयोग करना होगा। अर्थात उच्च शिक्षा में भी निर्देशन के नई तकनीकों का प्रयोग करना होगा और प्राथमिक शिक्षा या निम्न स्तर की शिक्षा में भी निर्देशन के लिए नई तकनीकों का प्रयोग करना होगा। अगला पॉइंट है विश्व नागरिकता का विकास करना। उच्च शिक्षा एक ऐसा सार्थक, सशक्त और प्रगतिशील साधन है। उच्च शिक्षा एक ऐसा सार्थक, सशक्त, मजबूत और प्रगतिशील साधन है जिसके माध्यम से सहज और स्वाभाविक ढंग से विश्व नागरिकता का विकास किया जा सकता है। अर्थात सब नागरिक एक दूसरे देश के प्रति क्या है, अपना क्या करते हैं, सद्भाव की दृष्टि उत्पन्न करते हैं। अर्थात विश्व बंधुत्व की भावना अगर हमें उत्पन्न करनी है तो हमें शिक्षा में भी क्या करना होगा, वैश्वीकरण की नीति को लागू करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, विश्व नागरिकता का विकास हम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है उच्च शिक्षा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। उच्च शिक्षा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। शिक्षा प्राप्त करने में अनुशासन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। क्या होता है, अनुशासन एक ऐसा चीज है जो शिक्षा के साथ साथ दुनिया के हर एक सेक्टरों में उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसलिए अनुशासन पर थोड़ा ज्यादा हमें फोकस करने की आवश्यकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने में अनुशासन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए विद्यार्थियों में नए नए दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा। उच्च शिक्षा का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि विद्यार्थियों में नए नए सोच विकसित करना, नए नए दृष्टिकोण उत्पन्न करना, जिससे कि उच्च शिक्षा को क्या किया जाए, उच्च से उच्च स्तर पर ले जाया जा सके और हम उच्च शिक्षा के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके और शिक्षा से संबंधित जो भी हमारे सामने चुनौतियां उत्पन्न हो रही है उससे हम आसानी से निपट सके। उसके बाद अगला पॉइंट है अनुशासन का निर्माण। अनुशासन का निर्माण करना, अर्थात इसको तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अनुशासन किसी भी चीज को सीखने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या है, हमें अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम उस व्यवस्था के प्रति, उस शिक्षा के प्रति अपने आप को अनुशासित नहीं रख पाएंगे तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यक ये है कि हमें अपने अंदर कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए अनुशासन का निर्माण करना होगा। और अगला पॉइंट है ज्ञान का आदान प्रदान करना। ज्ञान का
आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। सभी देशों के विज्ञान, तकनीक और आर्थिक विकास के क्षेत्र से संबंधित ज्ञान का विश्व स्तर पर आदान प्रदान करना और एक दूसरे से के अनुभवों से लाभान्वित होना, यह आज के समय का क्या है, मांग है। क्या है? जब तक एक देश दूसरे देश से क्या करेंगे, अपने ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हम क्या हो जाएंगे, हम पूर्ण रूप से अपने आप को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिसर्च, अनुसंधान होते रहता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि सभी देश, जो उसके देश के अंदर जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, जो विज्ञान में खोज हो रहे हैं, जो तकनीकी का विकास हो रहा है, उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति, अर्थात एक देश दूसरे देश से क्या करे, साझा करे। अर्थात एक देश का ज्ञान दूसरे देश के ज्ञान से क्या हो, आदान प्रदान होना चाहिए, जिससे क्या हो, देश, विश्व के सभी नागरिक क्या हो, आपसी ज्ञान का आदान प्रदान कर सके और क्या अपने आप को लाभान्वित महसूस कर सके। जिससे क्या होगा कि इससे क्या होगा, मानव मूल्यों और संस्कृति का विकास हो पाएगा। जब हम एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे तो इससे क्या होगा, मानव मूल्यों और संस्कृति का विकास आसानी से हो पाएगा। अब मैं आता हूं वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसके बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, ग्लोबलाइजेशन एंड करिकुलम ऑफ हायर एजुकेशन। तो आधुनिक युग में नए नए उभरते क्षेत्रों में ज्ञान का जो विस्फोट हो रहा है, जो आधुनिक समय में हम लोग रोज सुनते आ रहे हैं, नए नए क्षेत्रों में जो ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, उसमें क्या है, जरूरत इस बात की है कि उसके अनुसार हम अपने पाठ्यक्रम को निर्धारित करें, जिससे कि स्नातक के पूर्व तथा स्नातक के बाद अर्थात स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो भी परिवर्तन आजकल हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, उसको क्या किया जाए, स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सके। पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार दिए जा सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य एवं औषधि, हेल्थ एंड मेडिसिन, स्वास्थ्य और औषधि को, दूसरा जीव विज्ञान पर आधारित तकनीकें, तीसरा वातावरण से संबंधित सुदृढ़ तकनीक, चौथा विस्तार और संचार प्रणाली, पांचवा प्रबंध प्रणाली, छठा अंतरिक्ष तकनीकें, सातवां सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन, आठवां सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, नौवां क्रियाशील तकनीकें और उपकरण, और 10वां नई सामग्री और विशेष भावनाओं से संबंधित तकनीकें। इन सब चीजों को हमें क्या करना है, पाठ्यक्रम में शामिल करना है, ताकि हम वैश्वीकरण के स्तर पर पाठ्यक्रम को इजाद कर सके। अर्थात जिस स्तर पर जब हम पाठ्यक्रम को बनाएंगे, करेंगे, तो हमें इन बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। ये बिंदु कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य और औषधि, दूसरा जीव विज्ञान और उससे आधारित तकनीकें, तीसरा वातावरण से संबंधित सुदृढ़ तकनीकें, चौथा विस्तार और संचार प्रणाली, पांचवा प्रबंध प्रणाली, छठा अंतरिक्ष तकनीकें, सातवां सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन, आठवां सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, नौवां क्रियाशील तकनीकें और उपकरण, 10वां
नई सामग्री और विशेष भावनाओं से संबंधित तकनीकें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए। उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम विस्तृत होनी चाहिए जिसमें अधिकता और विविधता का समावेश हो। उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए जिसमें अधिकता और विविधता का समावेश हो। इस प्रकार के विस्तृत पाठ्यक्रम से विकासशील तथा विकसित देशों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक वातावरण में स्वस्थ तथा सकारात्मक विकास हो सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुकूल कोर्सों की संरचना करते हुए गहन अध्ययन, विस्तृत अनुभव, निपुणता तथा विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इसलिए पाठ्यक्रम संबंधित कोर्सों के निर्माण के लिए विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, हमें विश्व स्तर के पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए उससे संबंधित विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों की सेवाएं हमें लेनी चाहिए ताकि हम विश्व स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकें। और इसमें शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, उच्च शिक्षा और वैश्वीकरण के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, चाहे वह काल्पनिक हो, उनको प्राप्त करने से संबंधित शिक्षण विधियां का होना आवश्यक है। क्या है, उच्च शिक्षा और वैश्वीकरण के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसमें उसको प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित शिक्षण विधियों का होना आवश्यक है। इस संदर्भ में परंपरागत शिक्षण विधियां हमारी सहायता नहीं कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, इस संदर्भ में परंपरागत शिक्षण विधियां हमारी सहायता नहीं कर सकती है। इसलिए आज के आधुनिक युग का जो समय है वो विश्व स्तर पर जिन कोर्सों को पढ़ाना है उनकी शिक्षण विधियां भी विश्व स्तर के प्रयासों से खोजी जाए और उसमें परिवर्तन की जाए जिससे कि नवीनतम से नवीनतम विधियों की खोज हो सके। नवीनतम विधियां अर्थात नई विधियां शोध कार्यों तथा नए अनुसंधानों पर आधारित होनी चाहिए जिसमें अधिक से अधिक प्रयोगात्मक अवलोकन और निरीक्षण शक्तियों का उसमें प्रयोग हो। दूसरा, अनुशासन। उच्च शिक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। क्या है, उच्च शिक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। परंतु यहाँ पर अनुशासन से संबंधित अर्थात अनुशासन से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच इस प्रकार का तालमेल होना चाहिए जिससे कि शिक्षक सहज रूप से विद्यार्थियों को जो नया ज्ञान देना चाहता है और उसे देने में सफल हो और विद्यार्थी जो नया ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे नवीन ज्ञान प्राप्त कर सके और शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की भागीदारी अधिक से अधिक हो सके। यही अनुशासन का यहाँ पर अभिप्राय है। उसके बाद निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। आज के समय में, आधुनिक समय में ऑब्जर्वेशन बहुत ही एक महत्वपूर्ण साधन है। हम अपने लक्ष्यों का जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, निरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक हम उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों को साधने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन करना ही पड़ेगा।
तो लक्ष्यों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं। हम लक्ष्यों के आधार पर ही हम मूल्यांकन करते हैं। किसी भी संस्था की कार्य प्रणाली या किसी संगठन की कार्य की पद्धति का नियंत्रण और उसका मूल्यांकन करने में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन सहायक होता है, अर्थात निरीक्षण सहायक होता है। यदि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई कमी दिखाई देती है तो उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं ताकि हमें वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आर्थिक सुधार किए गए उनके मुख्य रूप से 3 पहलू हैं। पहला पहलू उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। ये तीनों ही आर्थिक नीति का शिक्षा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है और आगे भी पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है आज के समय में प्रत्येक व्यक्तियों के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तुओं में से एक है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम शिक्षा पर हमें अधिक से अधिक आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है। हम जितना ज्यादा शिक्षा पर आर्थिक जोर देंगे उतना ही ज्यादा हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी और सुदृढ़ होगी। तो हम स्वतंत्रता के बाद खासकर 1991 के बाद शिक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए बहुत ही हम जोर शोर से ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं सुदृढ़ किया जा सके। अर्थात उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी भी हमें शिक्षा में बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है और वो सुधार हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को जागरूक करके और अधिक से अधिक उसमें आर्थिक संसाधन को उपलब्ध कराकर हम उसको और अधिक ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और कोई हेलो? यस सर। यस सर। और कोई क्वेश्चन है तो कुछ? आधुनिकीकरण वैश्वीकरण दोनों एक ही होता है? आधुनिकीकरण अलग हो गया। आधुनिकीकरण अर्थात नई सोच से लिया गया है। किसी चीज में जब हम नई नीति को लागू करते हैं तो उसको आधुनिकीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण ये चीज होता है जो विश्व स्तर पर लागू किया जाता है, अर्थात पूरे वर्ल्ड लेवल पर। और आधुनिकीकरण क्या है, किसी भी सेक्टर में उसको नए ढंग से जब हम लागू करते हैं, अर्थात पुरानी नीति को हटाकर जब हम उसके स्थान पर कुछ नई नीति को लागू करते हैं तो उसको हम आधुनिकीकरण करते हैं। अर्थात पुरानी चीजों को हटाकर उसके स्थान पर हम नई चीजों को लाते हैं तो वो आधुनिकीकरण हो गया। और वैश्वीकरण क्या हो गया, कोई भी नीति को जो हम जैसा कोई भी नीति जो बनती है उसको विश्व स्तर पर अगर लागू किया जाता है तो क्या होता है, वैश्वीकरण कहलाता है।